हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो 4 जुलाई 2024 को जो शिफ्ट 2 के अंदर आपका पेपर हुआ था उसका मैथ्स का पेपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 14 है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए पीपीटी बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि बाइलिंगुअल कंटेंट मैं तैयार करता हूँ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसी कारण से जो है वीडियोज़ भी समय पर नहीं बन पाती है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए अभी एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट और स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसमें जो है कंटेंट बाइलिंगुअल नहीं रखूँगा। उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे हिंदी मीडियम में होंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा और आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए सी पर समकोण वाले समकोण त्रिभुज एबीसी में एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु आपको बताएगा। सी को एम से मिलाया जाता है और बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि डी एम बराबर सी एम हो। बिंदु डी को बी से जो है मिलाया जाता है, और यदि सी डी बराबर 10 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो सी एम का मान आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। इसमें जो है आपको यहाँ पर सी कोण जो है ये समकोण पर बताया गया, और ये ए बी सी ट्रायंगल आपको यहाँ पर बताया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कर्ण जो है ए बी, इस पर आपको एक बिंदु एम बताया गया। यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु एम है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर जो है यहाँ पर ये आपको यहाँ पर एम जो है मध्य बिंदु बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है आपके पास यहाँ पर सी को एम से मिलाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर इसको आगे की ओर बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है, ये प्रश्न में यहाँ पर बोला गया, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर डी तक बढ़ा दिया। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है डी एम बराबर सी एम बताया गया। डी एम जो है ये सी एम के बराबर है, और यहाँ पर यह भी बोला गया कि ये डी को जो है बी से मिलाया जाता है, तो इसको हमने यहाँ पर आपस में मिला दिया। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सी डी बराबर 10 सेंटीमीटर बताया गया, यानी कि ये टोटल 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये देखिए ये दो बराबर बराबर भागों में बन रही है, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर बताया गया, और यहाँ पर जो है सी एम का मान आपसे पूछा गया, तो सी एम ये वाला पूछा गया। तो ये तो आसान सा है भाई, टोटल आपको 10 बताई गई थी, यहाँ पर ये दो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था। इसमें देखिए एक त्रिभुज के 3 कोणों के माप इस प्रकार बताए गए कि सबसे छोटे कोण का माप सबसे बड़े कोण के माप से 42 डिग्री कम है, जबकि शेष कोण का माप जो है सबसे छोटे कोण के माप से 24 डिग्री अधिक है। तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का माप आपको यहाँ पर बताना है। देखिए त्रिभुज में सबसे छोटा कोण मान लेते हैं यहाँ पर थीटा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इससे बड़ा कोण होगा एक, और सबसे बड़ा कोण जो है वो हम यहाँ पर अल्फा मान लेते हैं। तो एक कोण यहाँ पर बीच में बचेगा जो कि यहाँ पर मान लेते हैं बीटा है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे छोटा कोण जो है, यहाँ पर सबसे छोटे कोण के माप, सबसे छोटे कोण का माप जो थीटा है उसका माप जो है सबसे बड़े कोण अल्फा से जो है 42 डिग्री कम है, ये प्रश्न में बताया गया। इसके बाद यहाँ पर जो है जो शेष कोण है यानी कि बीटा बचा है। अब ये बीटा जो है वो आपके पास यहाँ पर सबसे छोटे कोण के माप से 24 डिग्री अधिक है, यानी कि सबसे छोटा कोण थीटा था, इससे 24 डिग्री अधिक बताया गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो थीटा प्लस का अल्फा प्लस बीटा करेंगे बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर जो है सबसे छोटा कोण कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे छोटा कोण तो थीटा है, तो आप इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके जो है यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपके पास थीटा का मान आ जाएगा। इसमें देखिए अल्फा बराबर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो थीटा प्लस का 42 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो बीटा का मान आपको दिया गया, तो यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा प्लस के अंदर थीटा प्लस का 42, ये अल्फा का मान हो गया। इसके अंदर प्लस के अंदर बीटा का मान आप यहाँ पर रखेंगे तो थीटा प्लस का 24 हो गया, बराबर की साइड 180 डिग्री हो जाएगा। तो इधर की साइड आप देख सकते हैं 3 थीटा हो जाएगा प्लस का, ये 64 बनेगा। 64 आप इधर, और यहाँ पर ये आपके पास जो है 42 और ये 24, ये 66 बन जाएगा, ठीक है। और ये 66 आप इसमें माइनस करेंगे इधर की साइड, तो ये आपके पास 114 बचेगा, ठीक है। तो थीटा बराबर आप 3 का इसमें डिवाइड करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, बच गया 2, 8 3 24, 38 डिग्री आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए इसका चतुर्थ समानुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 का ये कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर ये 8 का चतुर्थानुपाती जो है 8 का ये भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 24 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप रेशियो बराबर करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 2 का 6 के साथ जो रेशियो होगा, अगर चतुर्थानुपाती हम इसको x मान ले, तो यहाँ पर जो है 8 का x के साथ जो है रेशियो होगा वो आपस में बराबर होंगे। तो 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा, तो आप वज्र गुणा करा दीजिए, x बराबर 24 आपके पास आंसर ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है।
अब इसमें देखिए उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो इसमें देखिए यहाँ पर पाई आएगा इसके फॉर्मूले में। तो 11 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं सबसे पहले। ये 11 से डिविजिबल नहीं है। इसमें देखें तो ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। और इसमें देखें तो ये 11 से डिविजिबल आपको दिखाई पड़ रहा है। और इसमें देखें तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है। आंसर आपका ऐसे आ चुका है, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो 2πRh होता है, यानी कि 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 3 और एच की जगह आप यहाँ पर 14 रखेंगे तो 7 दूनी का 14 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 दूनी का 4, 3 दूनी का 6, चौके 24 यूनिट डिजिट आपको यहाँ पर प्यार जो है ये दिखाई पड़ रहा है यूनिट डिजिट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर ऐसे भी आ जाता। इसमें देखिए पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन आपको बताया 34,500 था और इस वर्ष का मासिक वेतन जो है 38,640 है। इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कितने की वृद्धि आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। 500 और ये 3,640, यानी कि 4,140 का आपको इंक्रीमेंट दिखाई पड़ा कितने पर, 3,000 ये 34,500 पर। और गुणा आप 100 कर देते तो प्रतिशत वृद्धि आ जाती, 2 0 से 2 0 कट जाते। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 345 को आप यहाँ पर कितने से गुणा कराएं, यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 मिल जाए। तो यहाँ पर 15 से कराएंगे नहीं मिलेगा, 13 से कराएंगे नहीं मिलेगा, 12 से और 20 से कराने पर हमें यूनिट डिजिट जो है 345 को गुणा कराते हैं तो यूनिट डिजिट 0 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए अगर 345 के 20 से गुणा कराते तो ये 6,000 से ज़्यादा चला जाता हमारा डाटा, जबकि हमें 4,000 के अप्रोक्सीमेट चाहिए। तो ये आंसर नहीं हो सकता, बचा ऑप्शन नंबर 3। इसमें देखिए अरुण और भास्कर ने 3 किलोमीटर की दौड़ लगाई। अरुण भास्कर को 400 मीटर की बढ़त देता है और उससे जो है 30 सेकंड से हरा देता है। अब वापस आते समय अरुण भास्कर को 2.5 मिनट की बढ़त देता है और 500 मीटर से हार जाता है। और मिनट में जो है उस समय के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है जिसमें अरुण और भास्कर एक तरफ की रेस के लिए अलग अलग दौड़ लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। यहाँ पर मान लेते ये ए है, ठीक है, और एक बिंदु मान लेते यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर इनके बीच की दूरी जो है 3 किलोमीटर बताएगी, यानी कि मीटर में 3,000 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर ये 400 मीटर की बढ़त देता है भास्कर को, यानी कि भास्कर मान लेते हैं यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है 400 मीटर आगे से, यानी कि भास्कर के लिए जो डिस्टेंस बची है वो 2600 मीटर की बची है, ठीक है। तो भास्कर यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन तो आपके पास इससे बनेगी और दूसरी इक्वेशन में आपके पास यहाँ पर इसमें दूसरी कंडीशन में आपके पास यहाँ पर बोला गया कि वापस आते समय यहाँ पर ये जो अरुण है ये भास्कर को जो है 2.5 मिनट की बढ़त देता है, यानी कि 2.5 ये मिनट में टाइम बताया गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर भास्कर यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर ये अरुण जो है ये हार जाता है 500 मीटर से, यानी कि ये अरुण जो है यहाँ पर आ जाता है ये। अब यहाँ पर ये 500 मीटर पीछे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भास्कर जो है रेस कंप्लीट कर लेता है। भास्कर कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, तभी तो यहाँ पर जो है अरुण हारेगा। तो यहाँ पर भास्कर जो है ये 3,000 मीटर की रेस कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। एक इक्वेशन आपके पास इससे बनेगी। अब वो इक्वेशन क्या होंगी, अब यहाँ पर देखिए ए जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक दौड़ा, यानी कि टोटल 3,000 दौड़ा है, लेकिन ए यहाँ पर जीत रहा है, इसमें जो है बी को हरा रहा है, भास्कर को हरा रहा है 30 सेकंड से, ठीक है। तो ए जीत रहा है, यानी कि ए द्वारा लिया गया टाइम कम होगा, बी द्वारा लिया गया टाइम ज़्यादा होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो बी जो है 2600 मीटर दौड़ रहा है और यहाँ पर बट्टे बी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बी कुछ और नहीं है, बी जो है ये बी की ही स्पीड है, ठीक है। आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं तो टाइम आता है, ठीक है। तो ये बी द्वारा लिया गया टाइम आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये अरुण जो है ये 3,000 मीटर की रेस कंप्लीट करता है अपनी स्पीड ए की स्पीड से, ठीक है। तो इन दोनों का टाइम का डिफरेंस करेंगे तो ये बराबर 30 सेकंड, यानी कि 30 सेकंड का मतलब आधा मिनट, यानी कि 1/2 हम लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन आप यहाँ से देखें तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको भास्कर को यहाँ से ना दौड़ा कर यहाँ से दौड़ाते तो टोटल इसको 3,000 मीटर की रेस कंप्लीट करनी पड़ती। तो यहाँ पर इसके द्वारा लिया गया टाइम ये होता, लेकिन इसको देखिए 2.5 मिनट की बढ़त मिली थी, यानी कि ये 2.5 मिनट कम में ये रेस कंप्लीट करता है। तो इसको 2.5 मिनट यहाँ पर देखिए इसमें इसके टाइम में से 2.5 मिनट जो है माइनस कर देते हैं, यानी कि ये भास्कर द्वारा लिया गया टोटल टाइम आ जाएगा यहाँ तक पहुँचने में बढ़त देने के बाद, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अरुण जो है ये 500 मीटर से हार जाता है, यानी कि ये तो इतने ही टाइम में जितने टाइम में भास्कर यहाँ पर पहुंचा इतने ही टाइम में यहाँ पर ये अरुण जो है ये तो 2500 मीटर दौड़ा है, यानी कि 500 मीटर से हार गया। तो 2500 मीटर दौड़ा है ये अरुण, तो ये 2500/a आ जाएगा और ये बराबर कर देते हैं क्योंकि लिया गया टाइम बराबर है। अब आप इसमें देखिए कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जो है इसको आप इधर भेज देंगे और इसको जो है आप इधर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें मैं एक नया पेज और ऐड कर लेता हूँ, एक पेज में जो है ये आ नहीं पाएगा, ठीक है।
ठीक है। तो ये सॉल्यूशन जो है मैंने हटाया नहीं, वो आपको पीडीएफ में सेव मिल जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर ये जो पहली इक्वेशन बोल रही है ये 2600 बट्टे बी माइनस 3000 बट्टे ए है। तो ये 2600 बट्टे बी माइनस का 3000 बट्टे ए हो जाएगा। ठीक है। और ये बराबर की साइड टाइम जो है ये 1/2 था। दूसरी के अंदर आपको यहाँ पर देखिए भास्कर जो है ये 3000 मीटर दौड़ रहा था और इसमें से हमने 2.5 मिनट का टाइम माइनस किया था। तो यहाँ पर देखिए 2.5 मिनट को हम इधर की साइड भेज देंगे तो 2.5 का मतलब 5/2 होता है और वो इधर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास ये इधर आ जाएगा, माइनस का 2500 बट्टे ए हो जाएगा और यहाँ पर बराबर की साइड 2.5 को इधर भेजेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास देखिए आपने 2 चर वाले रेखिक समीकरण पढ़े होंगे। तो आप क्या करते थे, एक चर को बराबर करते थे और समीकरणों को आप सोल्व कर लेते थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक चर को किसी भी एक चर को बराबर करेंगे, चाहे तो आप इस बी वाले टर्म को बराबर कर लीजिए चाहे ए वाले टर्म को बराबर कर लीजिए। देखिए ए वाले को बराबर करें तो यहाँ पर देखिए 2500 को अगर आप यहाँ पर 3000 बनाना चाहें तो यहाँ पर देखिए 2500 को आपको कितने से गुणा कराना पड़ेगा, 25 से आप डिवाइड कर देंगे, 30 से गुणा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 6/5 से आपको यहाँ पर गुणा कराना पड़ेगा। इस दूसरे समीकरण को यहाँ पर जो है 6/5 से आपको यहाँ पर गुणा कराना पड़ेगा, तब आपके पास यहाँ पर ये 3000 बट्टे ए आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर आप 6/5 से गुणा कराएं तो ये आपके पास 3600 बट्टे बी बन जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन जो है मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर, बाद में इसके नीचे जो है ये दूसरी इक्वेशन लिखूंगा। ऊपर वाली अब देखिए ये इक्वेशन मैं बार बार में जो है समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिखते हैं तो ये आपके पास आंसर जल्दी आ जाता है। ठीक है। ये 3000 बट्टे ए बराबर की साइड 1/2 है और यहाँ पर जो है ये आपके पास बन जाएगा 3600 बट्टे बी और ये माइनस के अंदर ये 3000 बट्टे ए बन जाएगा और ये बराबर की साइड जो है 6/5 से इसके गुणा कराएंगे तो ये 3 बन जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करा लेंगे तो यहाँ पर देखिए चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पर ये वाला टर्म इससे कट जाएगा और यहाँ पर देखिए 2600 बट्टे बी में से माइनस करेंगे 3600 बट्टे बी, माइनस का 1000 बट्टे बी बराबर की साइड देखिए यहाँ पर 1/2 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आपका यहाँ पर जो है 3 दूनी का 6 माइनस का 5/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा यानी कि 1000 बट्टे बी बराबर 5/2 का मतलब 2.5 मिनट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 मीटर की रेस जो है ये बी कंप्लीट करता है 2.5 मिनट के अंदर। तो इसको देखिए यहाँ पर एक तरफ अगर हम कंप्लीट कराते, यहाँ पर देखिए प्रश्न में बोला गया था कि अलग अलग जो है यहाँ पर इसमें बोला गया था कि एक तरफ अलग अलग रेस कंप्लीट करते तो उनके द्वारा लिए गए टाइम का डिफरेंस आपको बताना था। ठीक है। तो यहाँ पर इसको 3-3000 हम कंप्लीट कराएंगे रेस, तो इसको देखिए इधर 3 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भास्कर जो है ये 3000 की रेस कंप्लीट करेगा और यहाँ पर 2.5 का 3 गुना हो जाएगा 7.5, यानी कि भास्कर द्वारा लिया गया टाइम कितना आ जाएगा 7.5 मिनट का आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए इसमें देखिए ये 3000 बट्टे बी बराबर हमने कैलकुलेट कर लिया कितना 7.5। अब यहाँ पर इसमें से 2.5 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो है 5 बचेगा और 2500 बट्टे ए बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है। तो 2500 बट्टे ए बराबर आपके पास यहाँ पर 5 आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2500 मीटर की डिस्टेंस जो है ए अपनी स्पीड से 5 मिनट में कवर करता है। तो यहाँ पर टोटल 3000 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखिए अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 5 से इसको काट दीजिए, ये 500 हो जाएगा और ये बराबर की साइड 1। अब देखिए आप दोनों साइड क्या करेंगे 6 से गुणा कराएंगे तब आपके पास यहाँ पर ऊपर 3000 बन जाएगा और बट्टे के अंदर ए हो जाएगा और ये बराबर की साइड 6 हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ए जो है 3000 मीटर की रेस कंप्लीट करता है 6 मिनट में। ठीक है। तो दोनों द्वारा जो है ये 3000 मीटर की रेस कंप्लीट करने में अलग अलग टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके द्वारा लिया गया टाइम 6 मिनट आया तो इन दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं 1.5 मिनट का हो जाएगा और यही आपके प्रश्न का सही आंसर था। ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप इस प्रश्न को जो है बोल सकते हैं। ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल ABC में जो है पी और क्यू क्रम से भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु आपको बताए गए और रेखाखंड पी क्यू पर एक बिंदु आर इस प्रकार बताया गया कि पी आर का आर क्यू के साथ रेशियो 1:5 है। तो यहाँ पर यदि पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर तो बी सी का मान आपको बताना। अब देखिए इस टाइप का प्रश्न भी मैं आपको काफ़ी बार सोल्व करा चुका हूँ। इसमें जो है एक ट्रायंगल आपको बताया गया ए बी सी, इसमें ए बी और ए सी भुजा के मध्य बिंदु आपको यहाँ पर बताए गए पी और क्यू हैं। ठीक है। अब मध्य बिंदु है तो ये 1 यूनिट तो ये भी 1 यूनिट, यानी कि टोटल ए बी जो है ये आपके पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2 यूनिट हो जाएगी। इसी तरह से ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट, तो ये टोटल ए सी जो है ये आपके पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2 यूनिट। अब यहाँ पर अगर हम पी और क्यू को आपस में मिलाएं तो यहाँ पर आपको पता है मध्य बिंदु को मिलाने से जो रेखा आपके पास यहाँ पर पी क्यू बनेगी ये वाली रेखा इस वाली बी सी के समांतर होगी। अब समांतर होगी तो यहाँ पर ये 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये पूरे वाला ट्रायंगल, ये आपस में क्या होंगे सिमिलर होंगे, ये मैंने आपको बताया हुआ है।
तो यहाँ पर ये देखिए, ये कोण इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है और पूरे वाले ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, तो उभयनिष्ठ है। और यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात देखेंगे तो 1:2, यहाँ पर भी देखें तो 1:2 आपको दिखाई पड़ रहा है, और एक बीच का कोण बराबर है। तो एस समरूपता नियम से आप यहाँ पर कह सकते हैं, एस समरूपता कसौटी, एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन से आप कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा। ठीक है, तो सिमिलर है तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, यानी कि ये आपके पास 1:2 है, तो यहाँ पर ये भी आपके पास 1:2 ही बनेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें एक चीज़ और भी बताई गई थी आपको, यहाँ पर ये पी क्यू पर एक बिंदु आप आर बताया गया था। ठीक है, और यहाँ पर पी आर का आर क्यू के साथ जो रेशियो है वो 1:5 बताया गया था। अगर आप यहाँ पर टोटल पी क्यू भुजा की बात करें तो यहाँ पर जो है टोटल 1 और यहाँ पर 5, टोटल कितनी हो गई, 6 यूनिट हो गई। जबकि यहाँ पर आपको देखिए ये पी आर 6 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर बताया गया था, यानी कि इसी 1 यूनिट की वैल्यू 6 सेंटीमीटर बताई गई। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो टोटल पी क्यू आपके पास ये 6 ना होकर ये भी 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 36 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब 36 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पर टोटल पी क्यू आया है, यानी कि यहाँ पर इस 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 36 सेंटीमीटर है। तो अगर आप यहाँ पर 20 से कैलकुलेट करते तो ये तो 2 यूनिट है, यानी कि ये भी 2 ना होकर 36 गुना करते हैं, यानी कि 72 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए इसका मान कैलकुलेट करके बताना, तो हम अंदर से स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट से। इसमें देखिए यहाँ पर इस ब्रैकेट को आप यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 5/2 प्लस का 2/3, तो ये आपके पास यहाँ पर 19/6 बन जाएगा। अब इसका मान 19/6 आया है, ये 7 के 42 और एक 43/6 माइनस करेंगे, इसका मान 19/6, तो यहाँ पर ये आपके पास 24/6 आ जाएगा, यानी कि 4 आपके पास यहाँ पर इस ब्रैकेट का मान आ जाएगा, यहाँ से लेकर इस ब्रैकेट तक का। ठीक है, इस ब्रैकेट का मान आपके पास कितना आया, 4 है। तो अब आप यहाँ पर सोल्व करेंगे, देखिए 3 दूनी का 6, 2 8/3 हो गया। अब यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि 1/4 हो जाएगा, 4 दूनी का 8, यानी कि 2/3 आपके पास यहाँ पर इस ब्रैकेट का मान है। इस ब्रैकेट का मान कितना है, 2/3। अब यहाँ पर देख सकते हैं 5 × 15 और 3 18/5 हो जाएगा, और डिवाइड को गुणा में चेंज करेंगे तो अगली वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि 3/2 हो जाएगी। ठीक है, और इसके प्लस में इधर 10 भी है, तो 2 से आप 3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 से आप इसको काटेंगे, 9 बार कटेगा, तो ये आपके पास यहाँ पर 10 प्लस का 27/5 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 77/5 आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए प्रति कंपनी उच्चतम औसत बिक्री उत्पाद और के लिए जो है, और प्रति उत्पाद न्यूनतम औसत बिक्री कंपनी किसके लिए है, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसमें देखिए आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ पर उच्चतम आपको देखना है और बिक्री उत्पाद देखना है। तो उत्पाद का आपको यहाँ पर इधर की साइड ये डेटा दे रखा है, तो आप यहाँ पर देखते हैं उत्पाद का, देखते हैं औसत सबसे उच्चतम किस में है, तो आपको इस तरह से टोटल करके जो है एवरेज कैलकुलेट करना था। टोटल करके आप 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आप देख लेते टोटल किसका ज़्यादा बैठेगा, वही आपके पास यहाँ पर वहीं पर आपको औसत जो है सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी डेटा जो यहाँ पर 3-3 हज़ार से ऊपर है, यानी कि सबसे ज़्यादा आपके पास जो है टोटल इसी का मिलेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हमारा आंसर जो है एकदम सही आए, एक्यूरेट आए, कोई भी गलत होने के बिल्कुल भी चांसेस ना रहे, तो आप इनका टोटल करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपके पास सबसे ज़्यादा आएगा वहाँ पर एवरेज जो है आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। आपको यहाँ पर उच्चतम देखना था, तो उच्चतम आपको यहाँ पर बी पर देखने को मिला, तो सबसे पहले बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले ऑप्शन आप यहाँ पर हटा देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखें, इसमें जो है किस कंपनी का औसत जो है, इस कंपनी का औसत जो है सबसे न्यूनतम है, न्यूनतम आपको चेक करना है। तो कंपनी का आप देख रहे हैं तो इस तरह से आपको टोटल करके देखना पड़ेगा। जहाँ पर भी आपको सबसे कम डेटा दिखाई पड़े वह आपके पास हो जाएगा, क्योंकि 3 से तो सभी डेटा डिवाइड होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आपको डिवाइड तो करना नहीं है, टोटल देख लीजिए यहाँ पर, ये 3 3 6 और 2 8 हो जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर 1050, यानी कि 9050 आपके पास ये टोटल बना। यहाँ पर करते हैं तो 4 और 2 6, और यहाँ पर ये 1250, यानी कि यहाँ पर 7250 आपके पास बनता। यहाँ पर करते हैं तो ये आपके पास 5 2 7, और ये आपके पास 1250, 8250 बनता। तो सबसे न्यूनतम आपके पास किस में डेटा दिखाई पड़ा, वाई में दिखाई पड़ा। तो यहाँ पर औसत जो है न्यूनतम किसका होगा, किस कंपनी का होगा, वाई का होगा। तो बी और वाई आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें देखिए ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की मदद से एक साथ मिलकर काम करते हुए उन्होंने 5 दिनों में वह काम पूरा किया, तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। आसान सा प्रश्न है। इसमें देखिए बोला गया ए जो है ये 20 दिन में, बी 10 दिन में, और यहाँ पर ये तीनों मिलकर ए बी प्लस सी की सहायता से काम करते हैं।
तो ये 5 दिनों में काम कंप्लीट कर सकते हैं। इन सभी का एलसीएम लेंगे तो 20 आपको दिखाई पड़ेगा, 20 एकम 20 हो जाएगा, 10 दूनी का 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 500 के 20 हो जाएगा। ये आपके पास इनकी एफिशिएंसी आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ए की आपके पास एफिशिएंसी 1 यूनिट है, बी की 2 है, तो सी की यहाँ पर 1 होनी पड़ेगी, तभी आपके पास यहाँ पर इन सभी की मिलाकर एफिशिएंसी जो है 4 यूनिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सी की एफिशिएंसी आपके पास आ चुकी है, तो सी द्वारा लिया गया टाइम आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि सी जो है टोटल वर्क, ये जो 20 यूनिट का है, ये 20 यूनिट का काम करेगा अपनी एक की एफिशिएंसी से, तो आप यहाँ पर एक का डिवाइड करेंगे तो 20 दिन जो है वो आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर होगा। इसमें देखिए एक गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत क्या है ये आपको यहाँ पर बताना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो r² है इसको आप r इंटू में r लिख सकते हैं, यानी कि r देखिए यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 25% और 25% की 2 बार लगातार वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आप सक्सेसिव कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूला आपको पता है a प्लस का b प्लस का ab बटे 100 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 50 प्लस का 6.25 यानी कि 56.25 आपके पास 56.25% आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 2015 से 2018 तक की कुल अवधि के दौरान भवनों के पूर्ण होने का कुल प्रतिशत आपको ज्ञात करके बताना है। ऊपर यहाँ पर पढ़ लेते हैं। एक कंपनी एक कॉलेज के लिए भवनों का निर्माण शुरू कराती है, और निर्माण जो है निर्माण के 4 चरण आपको यहाँ पर बताए गए। भवनों के प्रस्ताव आते हैं, भवनों की या प्रस्तावों की स्वीकृति होती है, फिर यहाँ पर निर्माण कार्यान्वित होता है, और फिर भवन पूर्ण होता है। ये आपको यहाँ पर वर्ड जो है ऊपर डिफाइन किए हुए भी मिल जाएंगे इंग्लिश में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उपरोक्त 3D दंड आलेख 4 वर्ष 2015 से 2018 के लिए निर्माण की स्थिति को दर्शाता है, और x पर पैमाना जो हमने यहाँ पर लिया है 0, 2, 4, 6, 8, 10 क्रम से आपको यहाँ पर बताए गए। ये जो पैमाने हमने ले रखे हैं ये आपको यहाँ पर बताए गए 0, 20%, 40% और 60% और 80% और 100% को इंगित करता है, ठीक है। तो दंड आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर 2015 से 2018 तक की कुल अवधि के दौरान भवनों के पूर्ण होने का कुल प्रतिशत आपको बताना है, यानी कि पूर्ण होने का यानी कि कंप्लीटेड का आपको यहाँ पर देखना है। तो कंप्लीटेड का आप यहाँ पर देखते हैं, और 2015 से लेकर 2018 तक, यानी कि यहाँ तक आप देखते। तो ये 4 और 6 के बीच में नज़र आपको आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 5 रहा होगा। अब देखिए 4 का मतलब यहाँ पर 40% था, 6 का मतलब 40% था, 6 का मतलब 60% था, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा 50%। तो यहाँ पर कितने कंप्लीटेड हो जाएंगे 50% हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, शायद से मैंने इसको जो है इंग्लिश में पहले दिखाया नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यदि वस्तु का अंकित मूल्य जो है 1000 आपको रुपए में बताया गया, तो इन 2 छूट योजनाओं के तहत वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा, और ये रुपए में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको यहाँ पर डिस्काउंट दिए गए, तो आप यहाँ पर सक्सेसिव कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है a प्लस बी माइनस का a इंटू में b बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप करेंगे तो 25 प्लस का 5 माइनस का 25 इंटू में 5 बटे 100 करते, तो 30 में से 1.25 माइनस करते 28.75 आपके पास बच जाता। दूसरे में देखते तो 20 प्लस का 10 माइनस का 20 इंटू में 10 बट्टे 100 करते, तो 30 में से 2 माइनस करते, ये आपका यहाँ पर 28 आ जाता। इन दोनों का डिफरेंस देखिए आपको यहाँ पर कितने का दिखाई पड़ रहा है, 0.75% का दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अंकित मूल्य जो 1000 आपको बताया गया है, आप इसका डायरेक्ट क्या करते 0.75% कैलकुलेट कर लेते, और यहाँ पर परसेंटेज से 2 0 कट जाते हैं और एक स्थान दशमलव आगे चला जाता है, यानी कि 7.5 रुपये जो है वो आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर आ जाता। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई आपको बताई गई, यानी कि रोम्बस आपको बताया गया, इसके डायगोनल्स आपको यहाँ पर बताया गया D1 और D2। तो इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू में D2, ठीक है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इंटू में 10 इंटू में 8.2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास 41 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कंपनी ए बी और ई द्वारा जो है मिलाकर वर्ष 2004-2005 में रेफ्रिजरेटर के औसत उत्पादन तथा वर्ष 2005 और 2006 में कंपनी सी और डी द्वारा मिलाकर रेफ्रिजरेटर के औसत उत्पादन का अनुपात कितना, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर ए बी और ई का देखना है, कब का 2004 का और 2005 का, यानी कि ब्लू वाला डेटा आपको देखना है। तो 110 हो गया, 160 हो गया, और यहाँ पर ये 300 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 270 और 300 यानी कि टोटल 570 बना, और इसमें आप 3 का डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 कंपनियों का डेटा है, तो ये 190 आपके पास यहाँ पर एवरेज आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखते
इसमें जो है 2005 से 2006 तक, यानी कि ये ऑरेंज वाला डेटा आपको देखना है सी और डी का। सी और डी का देखते तो ये 370 और ये आपके पास है 490, यानी कि 700 और 160, यानी कि टोटल 860 बना। और इसमें आप 2 का डिवाइड करते क्योंकि 2 कंपनियों का डेटा है, तो ये आपके पास 430 आ जाता। आप क्या करते इन दोनों का रेशियो बनाते तो ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 0 से 0 कट जाता, यानी कि 19:43 आपके प्रश्न का सही आंसर आता। इसमें देखिए राहुल अपनी आय का 70% खर्च करता है और उसकी आय में 15% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 7.5% की वृद्धि हुई। उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है ये आपको बतानी। तो उसकी आय जो है, इनकम जो है वो आप यहाँ पर 100 मान लेते तो इसका 70% यानी कि 70% जो है खर्च कर दिया गया, तो यानी कि 70% इसका खर्चा हो गया। ठीक है, तो सेविंग जो है वो आपके पास यहाँ पर कितनी बची, 30%, यानी कि 30 यूनिट। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकम में जो है आपको बताएगा 15% की वृद्धि होती है, जबकि यहाँ पर एक्सपेंडिचर में जो है 7.5% की वृद्धि होती है। और सेविंग में आपको बताई नहीं है तो आप यहाँ पर x% की वृद्धि मान लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1500 हो जाएगा और ये बराबर की साइड यहाँ पर 7.5 के अगर आप 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49, 7 5 35, यानी कि आपके पास यहाँ पर टोटल 525 हो जाएगा, प्लस का ये 30x हो जाएगा। ये 525 इधर घटाते तो 975/30 हो जाता, x बराबर 975/30 आ जाता। आप इसमें 3 का डिवाइड कर दीजिए, 3 3 का 9 हो गया, 3 दूनी का 6, 5 दिया 15 हो जाएगा। एक स्थान पर दशमलव आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर ये त्रिकोणमिति से पूछा गया प्रश्न है। इसमें जो है 90 डिग्री पर आपको पता है साइन जो है कोस में कन्वर्ट हो जाता है, तो 1/कोस की पावर 4 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है। थीटा की जगह यहाँ पर 2 अल्फा है तो 2 अल्फा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं 90 डिग्री पर कोस जो है ये साइन में चेंज होगा, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन और स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर, थीटा की जगह 2 अल्फा है तो ये 2 अल्फा आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 अल्फा है और माइनस का 1 है। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर किसके होता है, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा के, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे माइनस का तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का चिन्ह और 1 के बट्टे में यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 ही तो लिखा हुआ था, तो इसकी जगह आपके पास यहाँ पर कोस स्क्वायर माइनस का कोस स्क्वायर 2 अल्फा आएगा, जो कि मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया, और यहाँ पर कोस स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर 2 अल्फा जो है वो आपको यहाँ पर कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो ब्रैकेट में इसकी जगह बच जाएगा 1/कोस स्क्वायर 2 अल्फा और ये माइनस के अंदर इसकी जगह 1 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 घात हम बाहर ले चुके। अब 1/कोस स्क्वायर अल्फा आपको पता है सेक स्क्वायर अल्फा होता है, तो यहाँ पर 2 अल्फा है तो सेक स्क्वायर 2 अल्फा हो जाएगा, और इनटू के अंदर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये सेक स्क्वायर 2 अल्फा माइनस का 1 और ये बराबर की साइड सेक स्क्वायर 2 अल्फा और इनटू में, जबकि आंसर आपको यहीं पर दिखाई पड़ गया था डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 10 स्क्वायर थीटा होता तो ये 10 स्क्वायर 2 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई पड़ रहा है, आंसर आप लगा देते हैं। इसमें देखिए वर्ष 2001 में राज्य ए में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत आपको बताना है कितना है। तो इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब इसमें देखिए राज्य ए में आप देखते हैं 2001 में उपस्थित होने वाले 8000 हैं और चयनित कितने हैं, 94 है, तो ये 94 जो है 8000 का कितना % है, यही आपको कैलकुलेट करके बताना था। 2 0 से 2 0 कट गए, 8 का डिवाइड करते तो 11 8 88 होता। इसके बाद पॉइंट यहाँ पर आता, बट यहाँ पर बट्टे में 1 0 भी है तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 6 बचा था और 7 8 56 हो गया, 8 5 40 हो जाएगा, और ये आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें देखिए 10 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु के 5 गुना थी, 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना उसके पुत्र की आयु के 4 गुना के बराबर होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले आपको बताया गया, तो 10 वर्ष पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है जितना मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 10 वर्ष पहले आप यहाँ पर रेशियो लिखते हैं मेन और उसके पुत्र यानी कि सन की आयु का रेशियो लिखते हैं, तो सन की आयु अगर 1 यूनिट है तो इसका 5 गुना जो है उस आदमी की आयु आपको यहाँ पर बताएगी। ठीक है, तो 5:1 आपके पास यहाँ पर रेशियो बन जाता। इसके बाद बीच में यहाँ पर वर्तमान रहा होगा, वर्तमान में उनकी जो भी आयु रही होगी। ठीक है, उसके 2 वर्ष बाद आपको यहाँ पर बताया गया कि उसकी आयु का 2 गुना, यानी कि यहाँ पर जो आदमी है उसकी आयु का 2 गुना उसके पुत्र की आयु के 4 गुना के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उस आदमी और उसके पुत्र की आयु का अगर रेशियो बनाते तो यहाँ पर ये आपको 2:1 दिखाई पड़ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसके आदमी की और उसके पुत्र की आयु का अनुपात जो है 2 वर्ष बाद आपको यहाँ पर 2:1 दिखाई पड़ा। इनका डिफरेंस देखें तो 1 का है। यहाँ पर डिफरेंस देखते तो ये आपको यहाँ पर 4 का दिखाई पड़ा, जबकि यहाँ पर ये डिफरेंस जो है वो बराबर होना चाहिए। चाहे आप कितने वर्ष पीछे चले जाएं, चाहे कितने वर्ष आगे चले जाएं, ये गैप जो है ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर बनाने के लिए आपको इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ये देखिए डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये 2 अनुपात है कि मैं आप यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर ये 4 से गुणा करा गया। ठीक है, तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा, ये 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद हमारे पास ये रेशियो होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं गैप आपको 4 का बराबर दिखाई पड़ गया। और यहाँ पर देखते तो आप देख सकते हैं कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और यहाँ पर भी 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन ये कितने वर्षों में हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्तमान से 10 वर्ष पहले और वर्तमान से 2 वर्ष बाद टोटल कितने का गैप हुआ, 12 वर्ष का गैप हुआ। यानी कि इसी 3 यूनिट की वैल्यू 12 वर्ष आपको बताएगी, यानी कि डेटा 4 गुना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, चाहे तो आप 10 वर्ष पहले का आप यहाँ पर पुत्र की आयु कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये भी 1 ना होकर 4 गुना यानी कि 4 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपसे वर्तमान पूछी गई है तो आप यहाँ पर वर्तमान कैलकुलेट करते। तो 10 वर्ष पहले 4 थी, तो वर्तमान पर आप जाते यानी कि 10 वर्ष आगे जाते तो प्लस का 10 कराते, यानी कि 14 वर्ष आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप 2 वर्ष बाद का कैलकुलेट करते यानी कि यहाँ पर करते, ये 4 ना होकर 4 गुना यानी कि 4 चौके 16, लेकिन ये 2 वर्ष बाद थी यानी कि 16 में से 2 माइनस करते तो 14 वर्ष आपके पास वैसे भी आ जाता। इसमें देखिए, एक कंपनी क्रय मूल्य से 25% अधिक पर सामान बेचती है। सेल के दौरान कंपनी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देती है। यदि ग्राहक छूट के बाद 540 का भुगतान करता है तो सामान का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना। देखिए, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/4 होती है, यानी कि यहाँ पर 4 से 1 अधिक पर वस्तु बेची जा रही है। यानी कि पहले कॉस्ट प्राइस अगर हमारे पास 4 था तो सेलिंग प्राइस जो है वो 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे आगे बोला गया है यहाँ पर सेल के दौरान जो है 10% की छूट दी जाती है, तो 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यानी कि 10 पर 1 का डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया। तो यानी कि यहाँ पर आप इसका 9/10 कैलकुलेट कर लेंगे और ये आपके पास 4.5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब सेलिंग प्राइस हमारे पास ये है, जबकि प्रश्न में बताया ग्राहक छूट के बाद 540 का भुगतान करता है, यानी कि इसी की वैल्यू हमारे पास 540 है। तो यहाँ पर 45 बराबर 5400 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5400 के अंदर आप 45 का डिवाइड करेंगे तो 6 9 54, 9 5 45, 600/5 यानी कि 120 गुना आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखाई पड़ेगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 540 में 4.5 का डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा, यानी कि डेटा 120 गुना लिखा हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पूछा गया, यानी कि ये भी 4 ना होकर 120 गुना हो जाएगा, यानी कि 480 रुपये आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए, चावल के मूल्य में जो 25% की वृद्धि की जाती है, और लेकिन इसकी खपत में जो है 30% की कमी हो जाती है। तो धन के व्यय में जो है प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करके आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो यानी कि मूल्य में यानी कि प्राइस में आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो यानी कि 4 पर 1 की वृद्धि होगी, यानी कि 4 पहले थी प्राइस, तो अब हमारे पास 5 यूनिट हो जाएगी, यानी कि 4:5 आपके पास प्राइस में रेशियो आ गया। खपत देखिए 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि पहले अगर खपत 10 यूनिट हो रही थी तो अब कितनी हो जाएगी, 3 कम यानी कि 7 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंजप्शन में रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एक्सपेंडिचर में रेशियो कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू में कंजप्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 चौके 40 हो गया और ये 7 5 से 35 हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपेंडिचर में कितने की कमी है, 5 की कमी है। तो 5 की कमी है कितने पर, 40 पर, और गुणा 100 करते तो 1/8 यानी कि 12.5% फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू होती है, आपको पता है। तो यहाँ पर 1/8 की 12.5% जो है ये परसेंटेज वैल्यू होता है, और यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है, ये कमी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। बाकी इतना ज़्यादा आपको तो डिटेल में लिखना ही नहीं होता, आप डायरेक्ट रेशियो कैलकुलेट करते हैं और आपका आंसर आ जाता है। इसमें देखिए 25 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के केंद्रों एक दूसरे से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर इन वृत्तों की अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई और सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई का अनुपात आपको बताना क्या होगा। यानी कि त्रिज्या आपको बताएगी R1 और R2 और केंद्रों के बीच की दूरी D बताएगी। अब यहाँ पर अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसको बोलते हैं TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर इंग्लिश में प्रश्न में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको बोलते हैं यहाँ पर DCT। ठीक है, DCT। अब यहाँ पर इनके लिए जो फॉर्मूले होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 2 त्रिज्याएं आपको जो बताई गई R1 और ये R2, इनका योग करेंगे तो वो इनके केंद्रों के बीच की दूरी से जो है यहाँ पर कम है,
यानी कि यहाँ पर ये जो दोनों वृत्त बनेंगे वो दोनों वृत्त एक दूसरे से दूर दूर बनेंगे, ठीक है। और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इस तरह से बनती है, और ओबेनिस्ट सीधी ओबेनिस्ट स्पर्श रेखा जो है इस तरह से बनती है। ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर आप क्या करते हैं, डी का स्क्वायर करते हैं, माइनस कर देते हैं इसमें से R1 + R2 का होल स्क्वायर। और इसका जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर आप क्या करते हैं, डी का स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं R1 - R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले भी मेरे बताए हुए हैं। अब इसमें आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते तो अंडर रूट के अंदर डी का मान 80 का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का योग करते तो 35 + 25 60 हो जाएगा। स्क्वायर करके माइनस कर देते अंडर रूट के अंदर a² - b² का फॉर्मूला लगाते तो 20 × में 140 हो जाता। अब देखिए 20 इसमें से ले लेंगे तो 20 ये रहा, यानी कि 20 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 7 बच जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते तो अंडर रूट के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या आता, ये आपके पास 80 का स्क्वायर माइनस के अंदर त्रिज्याओं का डिफरेंस देखिए, यहाँ पर 25 और 35 का डिफरेंस -10 और -10 का स्क्वायर करते तो प्लस का 10 स्क्वायर हो जाता है, ये माइनस का 10 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर यहाँ पर भी a² - b² का फॉर्मूला लगाते तो ये आपका यहाँ पर 90 × में 70 हो जाता, और यहाँ पर ये 30 अंडर रूट 7 आ जाता, ठीक है। अब यहाँ पर आप इनका रेशियो जब बनाएंगे तो यहाँ पर पहले आपको जो है TCT रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 20 अंडर रूट 7 हो जाएगा क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है। अब इसके बाद 30 अंडर रूट 7 है, ये वाली आपके पास यहाँ पर DCT की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये रखें तो ये आपके पास रेशियो जो है ये आपको 2:3 बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 4,50,000 की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज के रूप में जो है 45,000 प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंसिपल और यहाँ पर जो है ब्याज का रेशियो बनाएंगे तो 3 0 तो कट जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए 45 से भी आप काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 450 और यहाँ पर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है और डिवाइड करते हैं 100 से, तो PRT / 100 वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिया, बराबर 45 का हमें ब्याज चाहिए, ठीक है। हालांकि 45 आप पहले भी काट सकते थे, लेकिन मैंने 0 ज़्यादा ना लिखने पड़े इसलिए जो है मैंने 0 को वहाँ से हटा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, ये t बराबर 2 वर्ष आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 6 और 7 होते हैं, और यदि उन दो संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो भाजक कितना है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए उस भाजक को अगर डिवीजर को मैं यहाँ पर b मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 6 शेषफल बच रहा था, यानी कि यहाँ पर प्लस का 6 कर देंगे। अब देखिए अगर मैं इसको b से डिवाइड करूँ तो b तो कट जाएगा, 6 शेषफल बच रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एक दूसरी संख्या जो है b, अब यहाँ पर 7 शेषफल बच रहा है तो b + का 7 ये संख्या रही होगी। ये दो संख्याएं आपके पास यहाँ पर रही होंगी, ठीक है। अब आगे बोला जा रहा है कि दो संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है। अब अगर मैं इन दोनों संख्याओं का योग कर दूं और भाजक वही है हमारे पास जो पहले b था, अब भी इसको b से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं b से अगर आप इसको डिवाइड कर रहे थे तो 6 रिमाइंडर बच रहा था, और यहाँ पर b से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर बच रहा है। तो यानी कि आप यहाँ पर प्लस कराएंगे तो टोटल 13 आपके पास हो रहा है। अब यहाँ पर 13 तो रिमाइंडर है नहीं, आपको बोला गया प्रश्न में कि रिमाइंडर आपके पास 5 है, योग को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। यानी कि यहाँ पर आप इसमें से 13 में से 5 घटा देंगे, यानी कि जो 8 बचेगा वो आपके पास यहाँ पर डिवीजर b रहा होगा। यानी कि यहाँ पर b की जगह जो है 8 रहा होगा, तभी यहाँ पर जो है 5 आपके पास शेषफल बचेगा। 13 में 8 का भाग लगाएंगे, है ना। इसको देखिए इस तरह से समझिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई संख्या 7 है, ठीक है। इसमें आप b का डिवाइड करें तो आपको नहीं पता कि यहाँ पर जो है शेषफल क्या आने वाला है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ b का मान 5 है तो आप इसमें 5 का भाग लगाएं तो आप शेषफल बता देंगे 2 बचेगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या किया गया था कि ये जो शेषफल बराबर में जो बच रहा था वो पहले ही बता दिया गया था कि 5 शेषफल बच रहा है, जबकि यहाँ पर 13 था। तो यहाँ पर b बराबर हमें नहीं बताया गया था, ये हमें नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर हमें यह पता चल गया कि 5 तभी बचेगा जब इस 13 में से 8 कटा होगा। और 8 कटेगा कब, जब यहाँ पर b की जगह 8 होगा, b की जगह 8 होगा तभी तो 8 कटेगा। तो यहाँ पर डिवीजर जो आपका है वो 8 होगा। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा गहराई से समझना होगा तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए एक कॉलेज में 72 छात्रों के एक समूह में 40 लड़कों का औसत आपको बताया 33 किलो है और शेष छात्रों का औसत भार आपको बताएगा 15 किलो है। तो समूह के सभी छात्रों का औसत भार कितना है ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये जो 40 लड़कों का औसत आपको 33 बता दिया गया, ठीक है। तो बाकी जो बचे थे 32 छात्र, उनका औसत भी अगर यहाँ पर भी 33 होता तो उस हिसाब से आंसर हमारा 33 kg होता। तो यहाँ पर तो 33 kg है नहीं, यानी कि कितना कम लिखा हुआ है,
आप यहाँ पर देखते तो ये आपको यहाँ पर 18 केजी जो है ये कम दिखाई पड़ रहा है एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज हमारा 33 होता, अगर यहाँ पर भी एवरेज हमारे पास 33 दिया होता, लेकिन यहाँ पर कितना कम दिया गया, 18 कम दिया गया, तो 18 माइनस करेंगे, कितने छात्रों में कम दिया गया, ये 40 तो यहाँ पर हो गए, इसमें से 40 हो गए, तो बाकी कितने बचे, 30 बचे, और यहाँ पर 32 बचे, 72 थे टोटल, और 32 छात्रों का। तो यहाँ पर 18 की कमी हुई है, कितने में, 32 छात्रों में, तो यहाँ पर 18 इंटू में 32, टोटल इतने की कमी है। लेकिन ये डायरेक्ट हम माइनस नहीं करेंगे, ये जो कमी हुई है वो हम सभी छात्रों में, 72 छात्रों में बराबर बराबर बांटेंगे, और उसके बाद इस एवरेज औसत जो हमने 33 माना था उसमें से माइनस करेंगे। तो अब ये जो आपके पास एवरेज बनेगा वो करेक्ट एवरेज आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 4 72 हो जाएगा, 8 100 के 32 हो जाएगा, और 33 में से 8 माइनस करेंगे, 25 केजी आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन इतनी सी करनी थी। अगर आपको ये देखिए आपने एवरेज अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो कैलकुलेशन बस इतनी सी थी। इसके अलावा मेरे पास एक मेथड इसका 2 भी है, अगर ये वाला नहीं समझ में आता है तो आप इसको बेसिक से कैलकुलेट करेंगे। इसमें देखिए 40 का औसत आपको बताया गया 33, यानी कि 40 इंटू में 33 करते तो ये टोटल बन जाता, ठीक है, औसत टोटल 12 आ जाता 40 छात्रों का। इसके बाद जो शेष आपके पास 32 छात्र बचे थे उनका औसत भार आपको 15 बताएगा, तो 32 इंटू में 15 करते, ये 32 छात्रों का टोटल भार आ जाता, यानी कि इन दोनों को ऐड करते तो सभी 72 छात्रों का टोटल भार आ जाता। अब औसत बताना था तो टोटल 72 छात्र थे, आप इसमें 72 का डिवाइड करते, तब भी आपके पास एवरेज जो है 25 ही आता। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। इसमें जो है आप देखिए 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 ऊपर कॉमन ले लीजिए, 8 5 40 हो जाएगा, 8 100 के 32 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 देखिए ऊपर से कॉमन आकर कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 3 3 9 हो जाएगा, ये 11 3 33 हो जाएगा, ये 5 दिया 15 हो जाएगा। ऊपर 55 प्लस का 20 करेंगे यानी कि 75 हो जाएगा, और बट्टे के अंदर 3 हो जाएगा, यानी कि 25 केजी आपके पास एवरेज ऐसे भी आ जाएगा। ये इसका मेथड 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों में से कौन सा भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।